हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हमारे एप्लीकेशन डेरिवेटिव का फोर्थ लेक्चर होगा, जिसमें आज हम बात करेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन की। बुक में आपको ये टॉपिक एक और नाम से देखने को मिल सकता है, मोनोटोनिसिटी। अब इसका क्या मतलब है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन होते क्या है, फिर हम देखेंगे कि एप्लीकेशन डेरिवेटिव मतलब हम डेरिवेटिव को यूज करके कैसे बता सकते हैं कि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो इसके लिए मान लिया मेरे पास एक फंक्शन है एफ एक्स। ठीक है, हमारे पास ये कोई फंक्शन है, हमने इसको दो वैल्यू पे चेक कर रहे हैं। ठीक है, मान लिया हमने दो वैल्यू ले ली एक्स की, x1 और x2। ठीक है, और x1 हमेशा x2 से बड़ा है, मतलब x1 x2 आप कोई भी ले सकते हैं, कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, लेकिन x1 की वैल्यू हमेशा x2 से बड़ी होनी चाहिए। तो अगर आपको देखने को मिल रहा है कि fx1 मतलब फॉर ऑल x1 x2 fx1 हमेशा fx2 से बड़ा है या बराबर है, तो हम बोलेंगे fx इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन। fx इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन, तो fx यहां पर क्या कहलाएगा, एक इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, इसी के रिवर्स अगर दूसरा केस देखें कि मान लो x1 x2 से बड़ा तो है, लेकिन fx1 है ना फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x1 एंड x2, कंडीशन है x1 x2 से बड़ा होना चाहिए बस। तो हमें दिख रहा है कि fx1, हमने देखा कि fx1 हमेशा fx2 से छोटा या बराबर है, तो हम उसको बोलेंगे कि यहां पर क्या बोलेंगे, fx इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। fx इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, इसमें एक वर्ड और आपको सुनने को मिल सकता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, तो एक और वर्ड आपको सुनने को मिल सकता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए, अगर फॉर ऑल x1 ग्रेटर देन x2, अगर fx1 fx2 से बड़ा है, तो हम बोलेंगे fx इज अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो पहला केस हो गया हमारा। ठीक है, दूसरा केस हो गया, ये थर्ड केस हो गया हमारा कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। अब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आप खुद से भी लिख सकते हैं कि अगर फॉर ऑल x1 ग्रेटर देन x2 के लिए अगर fx1 की वैल्यू fx2 से छोटी है, तो हम बोलेंगे fx इज अ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, अब बात आती है कि विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव हम कैसे बता सकते हैं कोई फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। तो देखो, आपको fx का क्या निकालना है, f डैश x निकालना है, मतलब fx का डेरिवेटिव निकालना है, और आपको देखना है कहां पर ये डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है, कहां पर डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है। जहां पर ये डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होगा, वहां पर आपका फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा। वहां फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा। अब क्यों होगा इसको अभी समझते हैं हम। और जहां भी f डैश x लेस देन 0 होगा, वहां पर फंक्शन आपका डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, तो जहां भी आपका डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है, वहां फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, और जहां ये लेस देन 0 है, वहां पर डिक्रीजिंग होगा, और जहां इक्वल टू 0 है, वहां नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, अच्छा देखिए, अब आप कैसे, ऐसा क्यों कि अगर डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, अगर डेरिवेटिव लेस देन 0 है तो फंक्शन डिक्रीजिंग है, ऐसा क्यों। तो इसको हमें ग्राफ से समझना होगा। तो मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं किसी इंक्रीजिंग फंक्शन का। तो मान लिया हम किसी इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ अगर हम ड्रॉ करें, तो किस तरह का ग्राफ होगा, कुछ इस तरह ग्राफ होना चाहिए ना, कि आप अगर x को बढ़ाएंगे
तो y मतलब fx की वैल्यू बढ़नी चाहिए। तो यहाँ पर मैं x, यहाँ आपका x है और यहाँ पर मान लो fx की वैल्यू लिख रहा हूँ मैं, तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा। मान लिया ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसको थोड़ा सा मुझे इस तरह से बनाना होगा, है ना। तो अगर हम fx की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो fx की वैल्यू भी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। पहले fx इतना था, फिर इतना हो गया, फिर इतना हो गया, फिर इतना हो गया, तो fx भी बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे आप x को बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे ही fx बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो यानी हम क्या करेंगे कि ग्राफ से देखने को पता चल रहा है कैसा है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब देखो हमने क्या पढ़ा, जो f' हमने पढ़ा है वो क्या होता है, तो पढ़ा हम इसके बारे में पढ़ा है कि स्लोप बताता है। जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था टेंजेंट नॉर्मल में, उसमें पढ़ा था कि जो डेरिवेटिव होता है वो हमें स्लोप बताता है किसी कर्व, बताओ कर्व, जो आपका कर्व है उसके किसी पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करें तो हमें ये टेंजेंट का स्लोप बताएगा। तो मान लीजिए कोई पॉइंट है, जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट है, मैंने इस पर टेंजेंट ड्रॉ की, तो टेंजेंट कुछ हमारी कुछ ऐसे होगी, कुछ इस तरह की टेंजेंट होगी, इस तरह की, ठीक है। इस पॉइंट कहीं किसी पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ कर दें, तो इस पॉइंट टेंजेंट ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह की टेंजेंट होगी, इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरह की टेंजेंट होगी। अगर मैं इनका स्लोप की बात करूं, मान लो स्लोप की बात करें, थीटा थीटा थीटा, ठीक है, अलग अलग स्लोप, है ना, अलग अलग टेंजेंट के हमें अलग अलग स्लोप देखने को मिल रहा है। लेकिन एक चीज कॉमन है, आप किसी पॉइंट पे किसी भी इंक्रीज, मतलब ये जो इंक्रीजिंग ग्राफ है इसके किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करें, थीटा की वैल्यू हमें लेस देन 90 ही मिल रही है। अगर थीटा की वैल्यू हमें लेस देन 90 मिल रही है, यानी स्लोप क्या होता है, स्लोप तो tan थीटा ही होता है। तो थीटा की वैल्यू हमें लेस देन 90 मिल रही है। अगर थीटा अगर यहाँ पर लेस देन 90 है, यानी tan थीटा कैसा होगा, tan थीटा यहाँ पॉजिटिव होगा क्योंकि tan थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, तो यहाँ पर tan थीटा कैसा होगा, tan थीटा यहाँ पर पॉजिटिव होगा। अगर tan थीटा पॉजिटिव है तो हम बोल सकते हैं f' भी पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, f' भी पॉजिटिव होना चाहिए। यानी अगर ग्राफ इंक्रीजिंग है तो उसके किसी पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उसका स्लोप हमें लेस देन 90 ही मिलेगा। अगर स्लोप लेस देन 90 मिलता, सॉरी स्लोप मतलब थीटा जो होगा वो लेस देन 90 मिलेगा, यानी जो आपका स्लोप होगा वो कैसा होगा हमेशा, यानी tan थीटा जो होगा वो कैसा होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। यानी tan थीटा अगर पॉजिटिव, यानी f' भी क्या होना चाहिए, आपका जो डेरिवेटिव है फंक्शन का वो भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अब हम बात करते हैं किसी डिक्रीजिंग फंक्शन की। तो आप कुछ ऐसा ग्राफ ड्रॉ कीजिए जो कि आपको देखने लगे कि डिक्रीजिंग फंक्शन ग्राफ है। यानी ग्राफ कुछ कैसा होना चाहिए, ग्राफ आप ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस तरह का, ठीक है। थोड़ा सा और मैं इसको इस तरह का ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, कि जैसे जैसे हम x में बढ़ते जा रहे हैं हमें दिख रहा है fx की वैल्यू कम होती जा रही है। जैसे आपका यहाँ x हो गया और यहाँ पर fx हो गया, तो जैसे जैसे आप x बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे fx क्या होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। अब इसमें आप ग्राफ ड्रॉ, इसमें आप किसी भी पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ कीजिए। तो मैंने इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ की ऐसे, ठीक है, इस पॉइंट में टेंजेंट ड्रॉ की, तो इसका अगर हम थीटा देखें तो थीटा यहाँ पर हमें दिख रहा है ग्रेटर देन 90 है, ठीक है, देखने से पता चल रहा है ग्रेटर देन 90। आप किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करके देख लीजिए, आपको जो थीटा मिलेगा वो हमेशा क्या मिलेगा, वो ग्रेटर देन 90 ही मिलेगा, ठीक है। अगर थीटा ग्रेटर देन 90 है तो इसके इसमें tan थीटा होना चाहिए, tan थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में पता है tan थीटा कैसा होता है, नेगेटिव होता है, थीटा tan थीटा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अगर tan थीटा नेगेटिव है यानी इसका मतलब जो स्लोप नेगेटिव है, यानी इसका मतलब डेरिवेटिव भी क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो जितने भी डिक्रीजिंग फंक्शन होते हैं, ठीक है, उनका डेरिवेटिव हमेशा में जीरो, मतलब उनका डेरिवेटिव हमेशा नेगेटिव होगा, ठीक है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव होगा और डिक्रीजिंग फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा नेगेटिव होगा। कैसे होगा, तो यहां पर मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब बात आती है कि यहां पर इसका क्या मतलब है, मोनोटोनिसिटी का, ठीक है। तो यहां पर आपको एक वर्ड देखने को मिलेगा, मोनोटोनिसिटी वर्ड आया है, ये आया है मोनोटोनिक फंक्शन से, मोनोटोनिक फंक्शन, ठीक है। अच्छा, कोई फंक्शन मोनोटोनिक कब कहलाता है, अगर वो किसी इंटरवल में आइदर इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो मोनोटोनिक फंक्शन क्या बोलेंगे कि अगर कोई फंक्शन किसी पर्टिकुलर इंटरवल में या तो इंक्रीजिंग होना चाहिए या फिर डिक्रीजिंग होना चाहिए,
ठीक है। तो उस पर्टिकुलर इंटरवल में वो फंक्शन कैसा कहलाएगा, मोनोटोनिक फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, यहीं से आपका वर्ड आया है मोनोटोनिसिटी। ठीक है, तो इससे हम बताते हैं कि मतलब विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव हम फाइंड करते हैं कि फंक्शन किस इंटरवल में मोनोटोनिक होगा, यानी किस इंटरवल में वो इंक्रीजिंग होगा और किस इंटरवल में वो डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, अब देखिए मैंने बोर्ड में 4 क्वेश्चन लिखे हुए हैं और सारे क्वेश्चन काफी बेसिक लेवल क्वेश्चन है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द इंटरवल इन विच आपको फंक्शन मतलब एक पॉलिनोमियल फंक्शन दे रखा है x टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 22x² माइनस 24x प्लस 5 इज इंक्रीजिंग। क्या करेंगे, मान लेते हैं इसको fx इक्वल मान लीजिए और इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो मैंने इसको fx इक्वल मान लिया, लेट x टू द पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 22x² माइनस 24x प्लस 5 और इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो आपको क्या मिलेगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 24x² प्लस 44x माइनस 24। ठीक है, अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो दिस क्या होना चाहिए, जो एफ डैश एक्स है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, है ना। इसमें दिख रहा है सभी 4 कॉमन है, 4 से डिवाइड कर दीजिए तो ये मिलेगा आपको एक्स क्यूब माइनस 6² प्लस 11x माइनस 6 ग्रेटर देन 0। अब आपको इसको फैक्टराइज करना आना चाहिए, जो हम क्लास 9 10th में सीखते हैं फैक्टराइज करना। तो इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे, तो पहले तो देखना पड़ेगा एक्स की कौन सी ऐसी वैल्यू है हिडन ट्रायल से जो इसको सेटिस्फाई करेगी, है ना। तो उसको हम कैसे चेक करते हैं, 6 के हम देखते हैं फैक्टर क्या है। तो 6 का एक फैक्टर 1 है, 2 है, 3 है, इनमें से कोई ना कोई किसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो देखने से पता चल रहा है कि 1 यहाँ सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि अगर मैं x इक्वल टू 1 रखूँ तो 0 हो रहा है, यानी 1 इसका एक फैक्टर है। तो x माइनस 1 अब मैं इसको इन सब चीज़ों को डिस्कस नहीं करूँगा डिटेल में, क्योंकि ये सब चीज़ें ऑलरेडी हम क्लास 9 10th में पढ़ते हैं। तो x माइनस 1 इसमें 3 बार लिख दिया। x क्यों चाहिए यहाँ पर, तो x² से मल्टीप्लाई कर दिया, साथ साथ क्या मिलेगा, माइनस का x² मिलेगा, चाहिए माइनस का 6x² है तो इसको माइनस के 5x से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो हमारा सेटिस्फाई मतलब यहाँ से माइनस का x², यहाँ से माइनस का 5x², 6x² मिल गया। साथ साथ क्या मिलेगा, प्लस का 5x, चाहिए प्लस का 11x है तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। x माइनस 1 कॉमन निकाल लिया, अंदर बचेगा x² माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन 0 और इसको आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टराइज कर सकते हैं। तो आपको मिलेगा x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इंटू x माइनस 3। हमको देखना है कि हमने इसको पॉलिनोमियल को फैक्टराइज तो कर लिया, अब ये कहाँ इंक्रीजिंग होगा और कहाँ पर डिक्रीजिंग होगा, मतलब कहाँ पर ग्रेटर देन 0 होगा और कहाँ पर लेस देन 0 होगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे आप, ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे आप, इसके लिए हम ड्रॉ करेंगे बेबी कर्व, मतलब वेव ड्रॉ करेंगे। और वेव कैसे ड्रॉ करना है, पहले तो आपको क्रिटिकल पॉइंट ले लेना है नंबर लाइन पे। तो 1 2 एंड 3 ये मैंने क्रिटिकल पॉइंट ले लिए और फिर इस तरह से आपको वेव ड्रॉ कर देनी है। जहां क्रिटिकल पॉइंट होगा वहां मीट करेगा और अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा। ठीक है, तो ये जो कर्व है, जो वेव है, तो जहां पर आपके क्रिटिकल पॉइंट है, जैसे 3 पे मीट की, स्टार्ट हमेशा ग्रेटेस्ट क्रिटिकल पॉइंट से करते हैं। जहां पर आपका क्रिटिकल पॉइंट है वहां मीट करेगी वेव, डायरेक्शन चेंज करेगी, फिर क्रिटिकल पॉइंट है फिर मीट करेगी, फिर डायरेक्शन चेंज, इस तरह से चलेगा आपका। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि इस फंक्शन की वैल्यू, मतलब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 कब होगी, तो या जब वेव नंबर लाइन के ऊपर है, यानी 3 से इन्फिनिटी तक, और दूसरा आपको इंटरवल का क्या मिल रहा है, 1 से लेकर 2 तक। तो हमारा इंटरवल क्या हो जाएगा, x बिलोंग टू 1 to 2 यूनियन 3 to इन्फिनिटी, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमें देखो क्या दे रखा है, सेम क्वेश्चन है, फाइंड द इंटरवल इन विच, आपको अभी फंक्शन दे दिया, ठीक है, और बताना है इंटरवल भी x का दे रखा है, x कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है, 0 से 2 पाई। अब बताना है कहां पर इंक्रीजिंग होगा। अगेन क्या करेंगे आप, डिफरेंशिएट करेंगे फंक्शन को।
अगर हम फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करें तो हमको क्या मिलेगा, x का 1 और sin x का cos x, है ना। तो आपको मिलेगा यहाँ से, अगर मैं यहाँ से f' निकालूं तो मुझे मिलेगा 1 माइनस 2 cos x, है ना। अब अगर इंक्रीजिंग है तो 1 माइनस 2 cos x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी 1 लेस देन 2 cos x होना चाहिए, सॉरी 1 ग्रेटर देन 2 cos x होना चाहिए। या ऐसा बोल सकते हैं कि cos x जो होना चाहिए वो लेस देन 1/2 होना चाहिए। अब आपको देखना है 0 से लेकर 2 पाई के बीच में ऐसा कब होता है जब cos x की वैल्यू 1/2 से छोटी होती है। तो इसके लिए आपको ग्राफ का थोड़ा आइडिया होना चाहिए। अगर cos x का मैं ग्राफ ड्रॉ करूं तो कुछ cos x ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ऐसा 0 से 2 पाई में कुछ इस तरह ग्राफ मिलता है देखने के लिए। ए पॉइंट क्या होता है आपका, ए π/2 होता है ना। ए वाला पॉइंट क्या होता है, ए 3 π/2 होता है। और 1/2 ए पॉइंट आपका 0 है, जहां आपको ये cos x की वैल्यू 1 मिलती है। ए 2 पाई है, अगेन यहाँ cos x की वैल्यू आपको 1 मिलती है। अगर मैं 1/2 की बात करूं तो 1/2 यहां मिलता है कहीं पर, कहां पर, π/6 पर। π/6 बोलो, π/3, cos π/3 1/2 होता है। उसके बाद cos x की वैल्यू 1/2 से छोटी हो जाएगी और छोटी रहेगी कहां तक, यहां पर। ये पॉइंट क्या होता है, ये पॉइंट होता है आपका 2 पाई में से अगर मैं π/3 माइनस करूं तो 2 पाई माइनस π/3। ठीक है, ये सब ट्रिग्नोमेट्री, मतलब एक बेसिक टाइप की ट्रिग्नोमेट्री जो आपको आनी चाहिए। तो ये 5 π/3 मिलेगा आपको, है ना। तो अगेन देखो, एक तो यहां पर आपको 1/2 मिलेगा, π/3 जो हमको पता ही रहता है। दूसरा आपको cos x 1/2 कहां मिलेगा, 5 π/3, फोर्थ क्वाड्रेंट मिलेगा। इनके बीच में देखें, इनके बीच यहां दिख रहा है कि cos x की वैल्यू 1/2 से छोटी है, यानी cos x की वैल्यू 1/2 से छोटी होने के लिए x की जो वैल्यू है वो आपकी कहां से कहां तक लाई करनी चाहिए, π/3 से बड़ी होनी चाहिए लेकिन 5 π/3 से छोटी होनी चाहिए। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो π/3 से x को π/3 से 5 π/3 के बीच में लाई करना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, फाइंड द इंटरवल इन विच आपको ये फंक्शन दे रखा है। ठीक है, इसको भी आप डिफरेंशिएट करेंगे। अब इसमें क्या है, यहाँ पर इंटीग्रेशन है, तो इसको हम कई बार हम इस तरह क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं कि इस तरह के जब फंक्शन आ जाए तो इनको कैसे हमें डिफरेंशिएट करना है। तो देखो, डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के एंटी होते हैं, है ना। डेरिवेटिव क्या करता है, इंटीग्रेशन साइन को कैंसिल कर देता है। बस डिफरेंस क्या आएगा कि जो आपकी अपर लिमिट है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट यहां पर आ जाती है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, साइड में इसके क्या रहता है, अगर अपर लिमिट का कुछ डेरिवेटिव है तो वो लिखना है, अगर लोअर लिमिट का कुछ डेरिवेटिव है तो वो लिखना है। इसको कैसे लिखेंगे, इसका जो डेरिवेटिव होगा, है ना, डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन क्या करेगा, इंटीग्रेशन कैंसिल करेगा। अपर लिमिट यहां पर क्या करेंगे, टी की जगह अपर लिमिट पुट कर देंगे, e⁻x x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। साथ साथ में अपर लिमिट का डेरिवेटिव रहता है तो x का डेरिवेटिव 1 ही होता है। और इसके साथ में क्या लिखेंगे, लोअर लिमिट लिखेंगे। लोअर लिमिट लिखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, अगर लोअर लिमिट लिखें तो e⁻0 0 माइनस 1 0 माइनस 2 और लोअर लिमिट का डेरिवेटिव, तो जीरो का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। तो कुछ मतलब लिखने का मतलब नहीं, वो तो पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इसका डेरिवेटिव मिला ऐसा। अब देखो, ये वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए इंक्रीजिंग फंक्शन होने के लिए। अब देखो, e⁻x तो ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 रहता है। ठीक है, e⁻x तो कभी नेगेटिव होता नहीं है, यानी हमें मेन देखना है ए कहां पर नेगेटिव जा सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बेबी कब ड्रॉ करेंगे, मतलब वेव ड्रॉ करेंगे हम इस तरह की 1 2। ठीक है, तो 2 से बड़ी वेव लेंगे तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, 1 से छोटी वेव लेंगे तो पॉजिटिव होगा। अच्छा, इसमें डिक्रीजिंग बताना हमको, डिक्रीजिंग कहां पर है, ये क्वेश्चन एक बार आईआईटी में भी पूछा जा चुका है। तो डिक्रीजिंग जहां पर ये नेगेटिव है ना, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव, यानी x की वैल्यू कहां से कहां तक बिलोंग करनी चाहिए, 1 से लेके 2 तक। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द फंक्शन f(x) इक्वल टू 10x माइनस x ऑलवेज इंक्रीजिंग, ऑलवेज डिक्रीजिंग, नेवर डिक्रीजिंग, नन ऑफ दीज। तो अगर इसका मैं डेरिवेटिव देखूं, f' देखूं इसका, तो क्या मिलेगा मुझे, 10x का होता है sec स्क्वायर x और x का 1, यानी sec स्क्वायर x माइनस 1।
अब आपको पता होना चाहिए sec स्क्वायर एक्स की वैल्यू कभी भी 1 से छोटी नहीं होती है। sec स्क्वायर की वैल्यू हमेशा 1 के बराबर हो सकते हैं ना, जैसे sec 0 1 होता है ना, sec 0 1 होता है। इसके अलावा आपका sec 361 होता है। तो देखो यहां पर ऑप्शन जो दे रखे हैं वो दे रखे हैं ऑलवेज इंक्रीजिंग, ऑलवेज डिक्रीजिंग, नेवर डिक्रीजिंग, ठीक है, नेवर डिक्रीजिंग लिखना चाहिए इधर पर, नेवर डिक्रीजिंग और नन ऑफ दीज। तो इसमें बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा? देखो कभी इसमें अब हमें दिख रहा है कि एक sec x की वैल्यू 1 से छोटी तो हो नहीं सकती, 1 के बराबर तो हो सकती है, यानी ये जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ना कि ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि sec x अगर 1 हो गया तो 1 - 1 तो 0 हो जाएगा, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो यहां पर ऑप्शन आपका बेस्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा नेवर डिक्रीजिंग। अब देखिए मैंने बोर्ड पे 4 क्वेश्चन लिखे हुए हैं और इस तरह क्वेश्चन आपको जेई में काफी याद देखने को मिले। जैसे मैंने 4 क्वेश्चन लिखे हुए हैं बोर्ड पे, जेई में से हम इसी तरह के इसी पैटर्न क्वेश्चन पूछ जाते हैं। अब देखिए यहाँ जो अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमको क्या दे रखा है, इफ gx इक्वल टू एफ एक्स प्लस 1 माइनस एक्स, इसके साथ आपको दे रखा है एफ डैश एक्स एंड एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0, ठीक है। देन फाइंड द इंटरवल इन विच gx इंक्रीजेस। तो बताइए gx किस इंटरवल इंक्रीज करेगा? तो इसके लिए gx का डेरिवेटिव क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो हम पहले gx का निकालते हैं डेरिवेटिव क्या होगा। तो gx का डेरिवेटिव होगा एफ डैश एक्स माइनस, ठीक है, एफ डैश 1 माइनस एक्स, ठीक है, x का -1 होगा तो ये -1 बाहर आ गया, ठीक है। तो आपको कुछ ऐसा मिला, ठीक है, क्लियर है ना आप लोगों को? 1 माइनस एक्स, एफ 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? एफ डैश 1 माइनस एक्स, साथ साथ इसका भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा बाय द चैन रूल। तो 1 का 0, x का -1, वो ये -1 मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है। तो ये मिलेगा आपको। अब अगर gx को इंक्रीजिंग फंक्शन होना है तो इस वाले पार्ट को क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, यानी एफ डैश एक्स माइनस एफ डैश 1 माइनस एक्स, ये आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तब ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। या एफ डैश एक्स ग्रेटर देन होना चाहिए एफ डैश 1 माइनस एक्स से। अब देखिए यहां पर हमको दे रखा है एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0 है। एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0 होने का मतलब क्या है कि जो एफ डैश एक्स, अगर एफ डैश एक्स को मैं एज अ फंक्शन ट्रीट करूं, एफ डैश एक्स को, तो इसका डेरिवेटिव लेस देन 0 है। इसका मतलब ये क्या है? डिक्रीजिंग फंक्शन है। इसका मतलब क्या हो गया? ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। डिक्रीजिंग फंक्शन है तो अगर एफ एक्स एफ 1 माइनस एक्स से बड़ा है, इसका मतलब है कि जो x होना चाहिए वो 1 माइनस एक्स से छोटा होना चाहिए। ये जी समझ में आई आप लोगों को? तो कैसे, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं। देखो एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव लेस देन 0 है, यानी इसका मतलब क्या है? एफ डैश एक्स एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब अगर ये डिक्रीजिंग फंक्शन है तो इसका मतलब अगर x की वैल्यू बड़ी होगी तो इसकी वैल्यू छोटी हो जाएगी। तो हम दिख रहा है कि एफ एक्स की वैल्यू, एफ डैश एक्स की वैल्यू एफ डैश 1 माइनस एक्स से बड़ी होनी चाहिए, लेकिन एफ डैश एक्स तो डिक्रीजिंग फंक्शन है। अगर इसकी वैल्यू इससे बड़ी है, इसका मतलब x यहां पर 1 माइनस एक्स से छोटा होना चाहिए। या मैं ऐसे ही बोल सकता हूं कि x को यहां ट्रांसपोज कीजिए तो 2x लेस देन 1 होना चाहिए, यानी x लेस देन 1/2 होना चाहिए। लेकिन हमको यहां दे रखा है x तो कहां से कहां बिलोंग कर रहा है? 0 से लेकर 1/2 तक। तो x की वैल्यू 1/2 से छोटी होनी चाहिए, यानी x कहां से कहां तक बिलोंग करेगा? 0 से लेके 1/2 तक। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा मिक्स, इसमें क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का भी कॉन्सेप्ट मिक्स है। तो इसमें देखो क्या दे रखा है, फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ a फॉर विच द फंक्शन दिस, ठीक है, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, हम मेंशन नहीं कर दिया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो ठीक है, इसका पहले हम डेरिवेटिव निकालते हैं। तो इसका अगर डेरिवेटिव देखें हम, तो हमें डेरिवेटिव इसका मिलेगा एफ डैश एक्स इक्वल टू मिलेगा हमको 3x स्क्वायर 2a प्लस 2x
साथ में 3 है, 5 का 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आपको बताना है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यानी ये जो वैल्यू होनी चाहिए ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, यानी 3x स्क्वायर 2 इंटू ए प्लस 2x प्लस 3 ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। यहां पर जो लीडिंग कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव है ना, यानी इसका जो ग्राफ होगा कुछ ऐसा होगा। ठीक है, कभी भी मतलब इसके रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करने चाहिए। अगर रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे इसका मतलब ये कुछ एक्सेस कट करेगा, यानी आपका 0 भी होगा और नेगेटिव साइड में जाएगा। लेकिन इसने बोला स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, तो इसका मतलब अब ऐसा मतलब ग्राफ कुछ इस तरह का होना चाहिए, क्योंकि मैंने ऐसा ग्राफ को ड्रॉ किया है इसको देख के। अब इसका अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जाके वीडियो देखने पड़ेंगे, वहां पर आपको ये कंसेप्ट ठीक से क्लियर होगा। ठीक है, तो यहां पर ग्राफ कुछ ऐसा होगा और इसके रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमेशा ग्रेटर देन 0 है इस केस में, इसलिए इसका d लेस देन 0 होना चाहिए। अब इसका d लेस देन 0 पुट कर दीजिए, तो बी स्क्वायर यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac ए लेस देन 0 होना चाहिए। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 यहाँ दिया है तो कैंसिल हो गया। ए मिलेगा ए स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2a माइनस का 9a, सॉरी प्लस 4a होना चाहिए इधर पे, माइनस का 9a लेस देन 0। या मिलेगा आपको ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 4 लेस देन 0। फैक्टराइज करेंगे तो मिलेगा a माइनस 1 इंटू ए माइनस 4 लेस देन 0, यानी a की वैल्यू 1 से लेके 4 के बीच में लाई करनी चाहिए। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें हमको दिया है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इफ f एंड g आर 2 डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, सच दैट फॉग एग्जिस्ट। फॉग का मतलब क्या हो, f ऑफ gx। ठीक है, इसका f ऑफ gx एग्जिस्ट करता है, देन फॉग इज, ऑप्शन है मतलब यहां ब्लैंक है, इसमें आपको बताना है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होगा। अब देखो कैसे बताएंगे इसको, आपको पता है f और g दोनों ही डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो मैं बात करता हूं मैंने दो वैल्यू ले ली x1 x2, जहां x1 x2 से छोटा है। ठीक है, तो अगर हम बात करें gx1 और gx2 की, तो इनमें कौन बड़ा होगा? तो अगर x1 x2 से छोटा है तो gx1 gx2 से बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा? क्योंकि आपको बोला है gx डिक्रीजिंग फंक्शन है, यानी x बड़ा करोगे तो g छोटा हो जाएगा, तो gx1 gx2 से बड़ा होगा। अब आपको बोला है f भी एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो अब मैं दोनों तरफ f ले लेता हूं। ठीक है, मतलब f ऑफ gx निकालते हैं, फॉग निकालते हैं इसका, तो जी अब आपको पता है कि f एक क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, सॉरी gx2। अब f भी क्या है, एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब आपको पता है कि gx1 gx2 से बड़ा है। अगर gx1 gx2 से बड़ा है लेकिन f तो डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसका मतलब है अगर ये वैल्यू बड़ी है, a वैल्यू इससे बड़ी है, सॉरी a वैल्यू इससे बड़ी है, तो इसमें a वैल्यू इससे, क्योंकि f तो डिक्रीजिंग फंक्शन है, यानी इसको a वाला पार्ट इससे बड़ा होना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि f भी तो डिक्रीजिंग फंक्शन है। अगर f की बात करें, f अगर x1 x2 से बड़ा है, तो अगर f डिक्रीजिंग फंक्शन है तो fx1 fx2 से बड़ा होगा, यानी जिस साइड बड़ा होगा उस साइड जाएगा। तो अगर इसमें देखा जाए तो gx1 सॉरी जिस साइड छोटा होगा उस साइड आपका ये जो ग्रेटर देन का साइन होगा उस साइड रहेगा। तो इसमें देखिए तो a वाली वैल्यू इस वैल्यू से बड़ी है, यानी अगर f, अब मैं दोनों तरफ f ले रहा हूं तो a वाला पार्ट इससे बड़ा होना चाहिए। उसी को हम f ऑफ gx बोलते हैं, यानी फॉग बोलते हैं। तो हमको क्या समझ में आ रहा है, अगर x1 x2 से बड़ा है तो फॉग x1 b, मतलब फॉग अगर x1 सॉरी x2 अगर x1 से बड़ा है तो फॉग x2 फॉग x1 से बड़ा है, यानी जो आपका फॉग होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो एक
इंक्रीजिंग फंक्शन होना चाहिए ना, एफ ऑफ जी एक्स आपका एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए क्वेश्चन नंबर 8 सेम क्वेश्चन नंबर 5 जी के जैसा है, ठीक है। एक और मैं एग्जांपल इसलिए ले रही है कि आपका कंसेप्ट थोड़ा सा और अच्छा हो जाए। तो सेम बेस वही लॉजिक है आपका, आप चाहे तो इसको खुद से भी ट्राई करके देख सकते हैं। तो देखिए यहां पर आपको क्या दे रखा है कि एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, यानी एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होने का मतलब क्या है कि जो एफ डैश एक्स होगा अब यहां इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। तो पहले तो मैं आपको बताना है देन जी एक्स इज इंक्रीजिंग इन किस इंटरवल में इंक्रीज करेगा। तो पहले हम निकाल लेते हैं जी डैश एक्स, क्या हो जाएगा इसका डेरिवेटिव एफ का एफ माइनस एफ डैश 2 माइनस एक्स, ठीक है। इसका डेरिवेटिव एफ डैश आ गया यहां पर, और 2 माइनस एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स का 2 का 0 एक्स का -1। सिमिलरली यहां पर क्या हो जाएगा एफ डैश 4 प्लस एक्स, ठीक है। अब आपको पता है कि एफ डबल हमें बताना जी एक्स कहां इंक्रीजिंग होगा। अब जी एक्स को अगर इंक्रीजिंग होना है तो एफ डैश 4 प्लस एक्स माइनस एफ डैश 2 माइनस एक्स ये ग्रेटर देन होना चाहिए 0 से, है ना। यानी जी एक्स का डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और जी एक्स का डेरिवेटिव क्या है, यही चीज है। या सिंपल हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि एफ डैश 4 प्लस एक्स ग्रेटर देन होना चाहिए एफ डैश 2 माइनस एक्स के। लेकिन अब आपको देखो, अब आपके इसका काम एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या है कि एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है, यानी एफ डैश एक्स क्या है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, यानी बड़ी वैल्यू के लिए एफ डैश एक्स बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि 4 प्लस एक्स ग्रेटर देन होना चाहिए 2 माइनस एक्स के। इसको यहां ट्रांसपोज कीजिए तो 2x, 4 को यहां ले जाइए, ग्रेटर देन होना चाहिए -2 से, यानी x ग्रेटर देन होना चाहिए -1 से। यानी x की वैल्यू अगर -1 से बड़ी लेंगे तो हमको जो आपका gx होगा वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग इतना ही करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो होगा एप्रोक्सीमेशन के ऊपर।